गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं सुनीता कुमारी थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन क्या होता है? ऊष्मा इंजन एक ऐसी प्रायोगिक युक्ति है जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करते हैं, यानी कि ये हीट टू मैकेनिकल वर्क। कोई भी ऊष्मा है उसको यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जाता है और ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। ये कहलाती है हीट इंजन। अब हीट इंजन में क्या होता है कि मतलब किसी निकाय से जितनी ऊष्मा अवशोषित करे वह सब कार्य में परिणित हो जाए, यानी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं हो। और जब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती तो वो समतापीय प्रसार कहलाता है। अतः यह प्रोसेस को कंटिन्यू चलती रहे। तो इस कंटिन्यू चलने के लिए ऊष्मा इंजन के कुछ पार्ट्स हैं, उस 3 मुख्य भाग हैं। इन 3 मुख्य भाग में जो फर्स्ट है वो है हीट सोर्स। हीट सोर्स क्या है कि हीट सोर्स एक ऐसी युक्ति है जिसकी की ऊष्माधारिता अनंत होती है, जिससे ऊष्मा अवशोषित करने पर उसके ताप में कोई भी कमी नहीं होती है और इस निकाय के संपर्क में आने वाले अन्य निकाय समतापीय रूप से ऊष्मा ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा है सिंक। सिंक की ऊष्मा भी अनंत ऊष्माधारिता वाला होता है और इस सिंक में कितनी भी ऊष्मा आ जाए, यह सिंक कितनी भी ऊष्मा को अवशोषित कर ले, इसका ताप समान रहता है, यानी समतापी रहता है ये भी। और इसके संपर्क में आने वाले निकाय समतापीय रूप से ऊष्मा का विसर्जन करता है। थर्ड जो है वो है कार्यकारी पदार्थ। ये पदार्थ उच्च ताप पर स्रोत से, अनंत ऊष्माधारिता वाले स्रोत से ऊष्मा का कुछ भाग लेकर के उसको कार्य में परिवर्तित कर देता है और बची हुई ऊष्मा को सिंक में दे देता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है कि ये है हीट सोर्स। इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट होती है और ये अनंत ताप पर ऊष्मा का एक निकाय है, जिससे कि कितनी भी ऊष्मा ली जाए इसका ताप समान रहता है। तो ये सोर्स हो गया। इस सोर्स से ऊष्मा अवशोषित करके कार्यकारी पदार्थ है इस बाह्य मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। मान लेते हैं ये Q1 ऊष्मा अवशोषित किया, इसने W कार्य किया और बची हुई ऊष्मा Q1 माइनस W को इसने सिंक को दे दिया। इस तरह से इस हीट इंजन के, जो कि ऊष्मा को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, उसके 3 भाग हैं, सोर्स, कार्यकारी पदार्थ और सिंक। ओके, अब इस हीट इंजन की दक्षता देखते हैं, क्या होती है किसी हीट इंजन की दक्षता। तो हीट इंजन की जो दक्षता है उसको नीटा से डिनोट किया जाता है और किसी हीट इंजन द्वारा किया गया कार्य डिवाइडेड बाय उस कार्यकारी पदार्थ द्वारा सोर्स से ली गई ऊष्मा का अनुपात W/Q1 कहलाता है हीट इंजन की दक्षता। अब यहाँ से इसने Q1 हीट ली और W कार्य किया और बची हुई ऊष्मा Q2 को सिंक को दे दिया। तो यहाँ से Q1 ऊष्मा इसने ली और ये ऊष्मा किस में काम आ गई, एक तो कार्य करने में, दूसरा बची हुई ऊष्मा जो है वो सिंक को दे दी। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। तो जो हीट इंजन की दक्षता है, हीट इंजन की दक्षता में W बराबर रख दें Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये है हीट इंजन की दक्षता का फॉर्मूला।
अब हीट इंजन की दक्षता के फॉर्मूले में यदि Q2 बराबर 0 रख दिया जाए, Q2 बराबर 0 रखने का मतलब ये हो गया कि इस सोर्स से ऊष्मा ली और पूरे के पूरे को कार्य में कन्वर्ट कर दिया। Q1 ऊष्मा को W कार्य करने में खर्च हो गई। Q2 बराबर 0 होने का मतलब पूरी ऊष्मा कार्य में परिणित हो गई और सिंक को कोई ऊष्मा नहीं मिली। तो जब Q2 बराबर 0 हो, जबकि अवशोषित ऊष्मा का पूरा भाग कार्य में खर्च हो जाता है, तो ऐसे हीट इंजन की जो दक्षता है वो नीटा बराबर 1 होगी। दक्षता 1 होने का मतलब ये हो गई 100% दक्षता वाला हीट इंजन हो गया। यानी जितनी ऊष्मा उसने ली उतनी ही ऊष्मा उसने कार्य में परिवर्तित कर दिया। तो यह जो है ऐसी दक्षता कहलाती है 100% दक्षता, और ऐसे निकाय जो है पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल। ये देखा गया कि जो सोर्स से ऊष्मा अवशोषित की जाती है वह कार्य में परिवर्तित होने के बाद में कुछ ऊष्मा का भाग रह जाता है जो कि सिंक को चला जाता है। अतः अधिकतम जो दक्षता मेजर की गई वो 55% दक्षता मेजर की गई। किसी भी हीट इंजन की दक्षता 55% से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक आदर्श इंजन की दक्षता भी 100% नहीं हो सकती। ये कार्नोट ने बताया। शादी कार्नोट है, उन शादी कार्नोट ने ये बताया कि एक आदर्श इंजन है उसकी दक्षता भी 100% नहीं हो सकती। मैक्सिमम जो दक्षता है वो 55% तक हो सकती है। और इस मैक्सिमम 55% दक्षता तक पहुंचाने के लिए उनको विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा गुजरना पड़ता है, और जिनको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा गुजर करके वो वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे इंजन कार्नोट ने दिया, तो वो कार्नोट का इंजन कहलाता है। और वो विभिन्न प्रक्रमों द्वारा जो गुजरते हैं उसको कार्नोट साइकिल कहते हैं। तो कार्नोट इंजन की पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कार्नोट इंजन का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसमें कार्नोट में एक सोर्स है, T1 केल्विन ताप पर है, एक सिंक है, T2 केल्विन ताप पर है, और एक स्टैंड है और एक कार्यकारी पदार्थ है। अब इसमें सबसे पहले कार्यकारी पदार्थ में होता क्या है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में एक आदर्श गैस मानी जाती है। इसे एक सिलेंडर में रखा जाता है। इसमें एक आदर्श गैस है और जिसकी दीवारें पूर्णतः कुचालक हैं, और ये जो सतह है इसकी वो सुचालक सतह है, और जो इसका पिस्टन है वो भी कुचालक है, और इसकी जो घर्षण यानी कि पिस्टन को ऊपर नीचे करने पर इसका घर्षण नगण्य माना गया है। सोर्स है, सोर्स उच्च ताप T1 केल्विन पर रखा जाता है जिसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, और कार्यकारी पदार्थ स्रोत से कितनी भी ऊष्मा ले परंतु इसका ताप नियत रहता है। जैसे कि पहले बताया गया है कि सोर्स से ये कार्यकारी पदार्थ कितनी भी ऊष्मा ग्रहण करे इसका ताप नियत बना रहता है। फिर है स्टैंड क्या है कि एक पूर्णतः कुचालक सिलेंडर है। ये कुचालक होती है जिसकी सतह और तल सब दीवारें और कार्यकारी पदार्थ को स्टैंड पर रखने पर एक दूसरे से कोई कार्य नहीं। ये स्टैंड है कार्यकारी पदार्थ के रखने के लिए, और इसकी जो सतह है और तल है वो कुचालक है। इस कार्यकारी पदार्थ का और इस स्टैंड का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। फोर्थ जो है वो है सिंक। ये अनंत ऊष्माधारिता का होता है जिसका ताप T2 नियत बना रहता है, जबकि इसमें कितनी ही ऊष्मा दे दी जाए इसका ताप T2 ही बना रहेगा। इस तरह से कार्नोट इंजन से सतत कार्य प्राप्त करने के लिए इसे एक साइक्लिक ऑर्डर में चलाया जाता है। इस चक्र में कार्यकारी पदार्थ पर 4 प्रक्रम किए जाते हैं। अब वो देखते हैं क्या होता है। सोर्स है, सोर्स से कार्यकारी पदार्थ ने ऊष्मा ली, इस कार्यकारी पदार्थ को कुचालक सतह पर रखे जाते हैं, इसे स्टैंड पर रख देते हैं। ये कार्यकारी पदार्थ Q1 ऊष्मा लेकर के जितना मैकेनिकल वर्क करता है बाकी की ऊष्मा को सिंक को दे देता है। इस तरह से इस कार्नोट इंजन की संरचना की गई। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कार्नोट साइकिल कैसे बनाई गई। थैंक यू।